आज की क्लास में हम लोग जानेंगे जल सीमा और जल डमरू मध्य क्या होता है, स्थल डमरू मध्य क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो न सिर्फ ये जो हम बताने जा रहे हैं आपको सिर्फ बिहार एसआई में, बल्कि कोई भी परीक्षा हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सब में पूछते थे कि जल डमरू मध्य कौन किसको अलग करता है। तो हम लोग पहले जानें कि जल डमरू मध्य क्या होता है, या इसको हम लोग वाटर चैनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर चैनल। चैनल मतलब क्या होता है? चैनल मतलब जोड़ होता है ना, जोड़ना। तो जल डमरू मध्य ये दो तरह का होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर फिगर समझे, डमरू शंकर जी का देखें कैसा होता है। ऐसा ही डमरू होता है ना जी। यहां होता है बजाने वाला इसे, और यहां बजाने वाला होता है। जल डमरू मध्य का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो स्थलीय भाग या दो जलीय भाग के बीच जो ये सकरा मार्ग होता है, यही क्या होता है? जल डमरू मध्य। डमरू के मध्य में क्या हो गया? जल हो गया। ये स्थल भी हो सकता है, स्थल और पानी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पानी। समझिएगा, चैनल का मतलब है जोड़। दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाला कोई पतला जल मार्ग जो होता है वो वाटर चैनल कहलाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो बड़े स्थलीय भाग को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पतले संकरे मार्ग का यूज करते हैं। स्वेज नहर क्या करता है? स्वेज नहर का काम क्या है? दो जलीय बड़े भाग को जोड़ता कि नहीं जोड़ता है? भूमध्य सागर के नीचे लाल सागर अरब से जोड़ता कि नहीं जोड़ता है? तो स्वेज नहर हमारी तरफ बनाया गया है। अब देखिए, श्रीलंका मैप समझिए, यहां श्रीलंका है ना, ये भारत है। इधर कौन महासागर है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो ये बे ऑफ बंगाल है। यहां पर क्या है? अरबियन सी है कि नहीं है? तो अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल को यहां पर कौन जोड़ता है? पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। बात समझ गई? तो सही दुनिया में कई, चाहे भारत के पास कई ऐसे जल डमरू मध्य हैं जो दो बड़े जलाशयी क्षेत्र को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो सीधा सा आपसे कोई सवाल पूछे कि वाटर चैनल क्या होता है, जल डमरू मध्य क्या होता है, या इसके हिसाब से भारत के प्रमुख जल अंतराल क्या होता है? अंतराल माने गैप होता है। तो आप यही समझिए कि दो बड़े जलाशयों के बीच में कोई छोटा अगर जलाशय, पतला जलाशय हो तो क्या कहलाएगा? जल डमरू मध्य। अब इसको याद करना है। कैसे याद करेंगे? पहला है 8 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री चैनल से मतलब समझते हैं क्या होता है? 8 डिग्री मतलब कि 8 डिग्री अक्षांश। ये अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है जी? 180। कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि 181 होता है। इधर 90 उधर 90, जीरो के एक मान लेते हैं। लेकिन रियल में अक्षांशों कुल संख्या कितना होती है? 180, क्योंकि ये आभासी काल्पनिक होता है। काल्पनिक को हम लोग जोड़ नहीं करते हैं, समझने के लिए बीच में होता है ये। तो अब मान लीजिए कि 8 डिग्री कह रहा है चैनल मालदीव और मिनिकाय के बीच। मालदीव उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिण गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो 8 डिग्री ऊपर माने जीरो है, तो यहां पर क्या होगा? लगभग 8 डिग्री मान लीजिए। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकाय द्वीप के बीच है। यह सवाल कितना बार पूछा है? जो चैनल है माने यहां पर जलाशय, पतला जलाशय है 8 डिग्री पर, माने यहां पर पतला जलाशय है जो दो मालदीप और मिनिकाय द्वीप। देखिए, अब मालदीप क्या है? स्थल है। मिनिकाय द्वीप क्या है? लैंड, स्थल है। और जोड़ता कौन है? 8 डिग्री चैनल सबसे बड़ा जुड़ा हुआ है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप के बीच है। हमारा लक्षद्वीप है ना, मोदी जी गए थे वहां पे, लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप में। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। ग्रेटर अंडमान और निकोबार के मध्य में है। अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है? भारत का। तो अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य है। सवाल आ जाएगा कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को कौन जोड़ता है? कोको स्ट्रेट। पाक की खाड़ी स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है।
अभी बताया ना मैं, ये इलाका यहाँ पर तमिलनाडु है ना, ये श्रीलंका, ये क्या है, पाक स्टेट है। तो यही जो पाक स्टेट है तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य है, मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, लक्षद्वीप सागर, मतलब लक्षद्वीप जब द्वीप है तो वहाँ पर जो आसपास जलाशय उसका बोलते हैं लक्षद्वीप सागर, किस होता है, लक्षद्वीप और मलबार तट के बीच, खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात और नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है यहाँ पर। खंभात की खाड़ी देखिए ना ये मैप गुजरात वाला, तो खंभात की खाड़ी में क्या है, पूर्वी गुजरात और नर्मदा के ताप्ती का मुहाना को जोड़ता है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में कच्छ की खाड़ी है। कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात और पाकिस्तान के बीच है। कच्छ के लिए लड़ाई हो रहा है। भारत का पाकिस्तान जब बंटवारा हो रहा था तो अरब सागर में जो कच्छ क्षेत्र है वो दलदली क्षेत्र था। तो शुरुआत में पाकिस्तान बोला कि हम इसको लेकर क्या करेंगे, जब यहाँ पर सर्च हुआ पूरा पूरा तेल और मिनरल्स भंडार सब मिले तो कह रहा है कि कच्छ पूरा मेरा है। हाँ, तो वो कह रहा है कि मेरे इस पर विवाद चल रहा है, लेकिन विवाद वर्तमान सरकार के सामने कुछ टिक नहीं पा रहा है। पंबन द्वीप, खूब नाम सुनेंगे पंबन द्वीप, एक सिनेमा में भी आया था, ठीक ना। पंबन द्वीप जो है रामेश्वरम द्वीप के नाम से प्रसिद्ध भारतीय प्रायद्वीप और श्रीलंका के मध्य क्या है, अवस्थित है। ये आया था ना जी चेन्नई एक्सप्रेस सिनेमा शाहरुख खान का, तो चेन्नई एक्सप्रेस में पंबन द्वीप के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सब कुछ आप लोग ऐसे इसको पढ़िए और याद कीजिए, ये सब रटने से ही होता है। श्रीहरिकोटा भारत का रॉकेट प्रक्षेपण स्थल है कि नहीं है, सवाल पूछते कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। वो डॉल्फिन नोज पर है। डॉल्फिन समझते हैं, डॉल्फिन का चेहरा देखें कैसा होता है, आगे मुंह पतला होता है। तो ये जो आपको श्रीहरिकोटा द्वीप है आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिगट झील के समीप इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। 2-3 सवाल बन गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। उसका नाम क्या है, सतीश धवन। और किस झील के समीप बनाया गया है श्रीहरिकोटा द्वीप, तो पुलिगट द्वीप के पास है। पुलिगट द्वीप कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा तो एक में कई क्वेश्चन बनता है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप हम घूमने जाते हैं ना, एलिफेंटा लोरा गुफा घूमने जाते हैं तो वहाँ पर ही है। सालसेत द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महासागर राज्यों में स्थित है। मुंबई और ठाणे नगर इसी द्वीप पर अवस्थित है। राम सेतु तो आप जमने करते हैं। राम सेतु किसी ने कहा कि ये एडम ब्रिज है, आदम ब्रिज। आदम शब्द इस्तेमाल होता है मुसलमान में, तो कहा कि ये आदम का पुल है, माने अल्लाह ने बनाया था। हम लोग कहते हैं कि राम जी का पुल है। सच्चाई क्या है आप लोगों को पता है। अब राम जी पहले आए थे कि आदम पहले आए थे, इसमें विवाद है। लेकिन इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, हाँ वहीं 522-23 के आसपास जब मक्का से मदीना की यात्रा हुआ तो उस समय इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ा गया। और लगभग मान लीजिए कि 5वीं सदी में, 5वीं-6ठी सदी में, हाँ वहीं हुआ 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी या सदी हो जाएगा 6ठी, तो 5वीं शताब्दी या 6ठी सदी में इस्लाम धर्म क्या हुआ था, उदय हुआ था। शताब्दी और सदी में अंतर है। जैसे हम लोग को कौन सदी चल रहा है, 21वीं सदी, और शताब्दी कौन है, 20वीं, ठीक है ना। राम सेतु भारत और पंबन के अंतिम छोर पर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रीलंका में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। हम एक बार आपको बता दिए और आप दोबारा नहीं पढ़े तो याद हो जाएगा। ये सारा आपको मैं डाल देता हूँ, जैसे क्लास खत्म होगा सारा कुछ आएगा, इसको याद करना होगा। तो आपको मैंने इतना भी बताया, अभी इसमें और है। देखिए बैरन द्वीप, बहुत पूछा है बैरन द्वीप के बारे में। यहाँ पर बैरन द्वीप में क्या है, बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यहाँ दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार वर्ष 1787 में हुआ था। भारत में एकमात्र ज्वालामुखी है। यहाँ पर एक और डालिए दक्षिण एशिया का, पूरे दक्षिण एशिया में एकमात्र हमारा जो बैरन आइलैंड है भारत का, इस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। दूसरा है कोरी क्रीक, यह एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में अवस्थित है।
यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। अब आपने सर क्रिक नाम पढ़ा होगा, ये कोरी क्रिक है। तो देखिए सर क्रिक नीचे है, कोरी क्रिक ज्वारीय क्रिक है, माने जब ज्वार आता है तो यहाँ पानी क्या हो जाता है, भर जाता है। हाई टाइड नाम सुने हैं ना, समुद्र में जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते पानी ऊपर की उठता है तो उसे क्या बोलते हैं, ज्वार। और वहीं पानी जब पीछे की लौटता है क्या बोलते हैं, भाटा। सवाल आ जाए कि ज्वार भाटा क्या है, ये सब भी पढ़ाएंगे आप लोग, लेकिन सवाल इससे कम रहता है। ज्वार का मतलब कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समुद्र का पानी जब ऊपर उठता है तो पानी तट की ओर ज्यादा बढ़ जाता है, तट की ओर आने लगता है, तो उसे बोलते हैं टाइड। ऐसे में हाई टाइड होता है, उच्च ज्वार और लघु ज्वार। अब भाटा नहीं बोलते कि भाटा बैठ गया, तो भाटा का मतलब है कि जो पानी आगे बढ़ा है वही पानी, जो पानी ऊपर गया है वही पानी अगर नीचे लौटे तो क्या बोलेंगे, भाटा। टाइड माने ज्वार और इब माने भाटा, तो इब एंड टाइड इंग्लिश में कहा जाता है। तो दलदली भूमि भारत पाकिस्तान के इससे निर्माण करती है। सर क्रीक, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय या दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। अब सवाल आ जाएगा, भारत के गुजरात और सिंध के बीच कौन सी क्रीक है, सर क्रीक है, ठीक है ना। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है। पता है ना कि भारत का इस पर अधिकार दे दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ये तो अब माल निकल गया तो मेरा है। और नले वाले आप लोग नोट करते चलिएगा। वूचर द्वीप मुंबई तट के स्थित जवाहर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। वूचर द्वीप या जवाहर द्वीप क्या है, एक ही आइलैंड है। सागर द्वीप या हम लोग इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण द्वीप है। गंगा सागर आपको नाम सुना होगा, गंगा सागर द्वीप इसे कहते हैं। तो ये सागर में बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी द्वारा वहां पर डिपॉजिट करके, डिपॉजिट में क्या होता है, बालू बजड़ी का निक्षेप करके बनाया गया है, तो इसे क्या बोलते हैं, सागर द्वीप या गंगा सागर। कोको द्वीप अरब सागर में कर्नाटक के पास अवस्थित सेंट मेरी द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये सारे आप लोग मैप पर भी सो खोजेंगे, ठीक ना। कोको द्वीप अरब सागर में, अरब सागर भारत के अगर मैप करेंगे तो पूरब है कि पश्चिम है, अरब सागर पश्चिम में है। तो अरब सागर में कर्नाटक के पास अवस्थित सेंट मेरी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है कोको द्वीप को। कलाम द्वीप तो आप जानबे करते हैं कलाम को। व्हीलर द्वीप और उड़ीसा तट के समीप स्थित है, यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, इसका नाम ही है कलाम द्वीप। एगो श्रीहरिकोटा हो गया डाल्फिन नोज पर, सतीश धवन, और एक हो गया कलाम द्वीप, ये कहाँ हो गया, उड़ीसा के समीप स्थित है, यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। देखिए भारत का दोनों जो मिसाइल परीक्षण केंद्र है वो कहाँ है, पूरब की ओर है। उड़ीसा कहाँ है, पूरब में, और श्रीहरिकोटा भी कहाँ है, पूरब में। अब क्यों पूरब में है, बंगाल की खाड़ी का अधिकांश भाग हमारा है ना। जब भी कोई हम लोग प्रक्षेपण करेंगे तो उसका एरिया किधर होना चाहिए, समुद्र की ओर, कि अगर फट जाए चाहे गिर जाए तो क्या होगा, कम से कम क्षति होगा, तो इसलिए उसको उस ओर हम लोग करते हैं। अब आइए, तो आपने पढ़ लिया भारत की ये सारी रेखाएं लगभग हैं। उधर मैंने आपको सब देशों के साथ पढ़ाया, ये सब 22 पढ़ा दिया आपको। अब ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ADO आ रहा है कोई, इसमें से जरूर कोई ना कोई सवाल रहता ही रहता है। ये सब फिजिकल ज्योग्राफी है। मैंने कैसे बताया कि भारत का अगर सब स्थल है, लैंड, इस पर सब क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी, माने भारत का भौतिक भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया से प्रवेश करते हैं। भू आकृति प्रदेश। भू आकृति क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जैसे आपका शरीर का आकृति कैसा है, तो इसमें सिर कहाँ है, हाथ कहाँ है, मैंने कितने भाग में बांट सकते हैं, तो हम लोग बांट सकते हैं धड़, सिर और पैर, नहीं ना होता है जी। वैसे ही भारत को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। भू आकृति प्रदेश को जानने के लिए पहले आपको हम सही बताते हैं, समझ लीजिए। थोड़ा पेन को रेड किया जाए। भू आकृति प्रदेश को अगर भारत को हम बांटेंगे तो भारत के उत्तर में क्या है, क्या है जी, हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है।
तो एक भाग क्या होगा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। अब हिमालय के नीचे क्या है, हम लोग बिहार है, उत्तर प्रदेश है ना। भारत का विशाल मैदानी भाग है, क्या है। जैसे ही हम लोग पहाड़ के नीचे आएंगे तो भारत का विशाल मैदानी भाग है। तीसरा क्या है, मैदान के नीचे क्या है, पठार है ना। पठार झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, नीचे तो सारा वही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप मतलब जो तीन ओर से समुद्र से क्या हो रहा हो, घिरा हो। भारत का प्रायद्वीपीय पठार। चौथा क्या है, भारत के पूरब और पश्चिम समुद्र से तटा हुआ समुद्र तटीय मैदान है कि नहीं है। तो चौथा है समुद्र तटीय, इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल प्लेन, समुद्र तटीय। इसको कम से कम नोट कर लो, तुम लोग कुछ तो नोट करो। और पांचवा है भारत का द्वीपीय प्रदेश। पेज देख नहीं आए हो, भारत का द्वीपीय प्रदेश। अब सीधा सवाल आपसे पूछ ले, हेडिंग दीजिएगा, भारत के भूआकृतिक प्रदेश को 5 भागों में बांट सकते हैं, और पांचों का नाम लिखिए। भारत के भूआकृतिक प्रदेश को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, या जोड़ सकते हैं उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है भारत का विशाल मध्यवर्ती मैदान, भारत का विशाल मध्यवर्ती मैदान, मतलब ये हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में है। कहां पर है, इसलिए इसको मध्यवर्ती मैदान बोलते हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा है समुद्र तटीय मैदान। इसको 2 भाग में बांटते हैं, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। अभी खेल लिखिए समुद्र तटीय मैदान। और पांचवा है भारत का द्वीपीय प्रदेश, जितने भी आइलैंड्स हैं अरब सागर में और बे ऑफ बंगाल में, भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश। भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश, ठीक है। अब आपसे कोई भी सवाल पूछे कि भारत को कितने प्राकृतिक भूभाग में बांट सकते हैं, या भौतिक आधार पर भारत का कितना विभाजन किया जा सकता है, कोई सवाल घुमा सकता है। तो ये सब फिजिकल आधार पर है। अब भारत का सवाल है कि उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, तो उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्र माने हिमालय के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम लोग उतना डिटेल चलेंगे डिस्क्रिप्टिव क्लास में तो बहुत समय लग जाएगा, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में इसको चलते हैं, ठीक ना। देखिए, पर्वत पठार मैदानों के आकार के विकास को भूआकृति प्रदेश कहते हैं ना। यह संरचना प्रक्रिया तथा विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत एक विशाल देश है जिसमें पर्वत पठार मैदान भूआकृतियां के बड़े लक्षण बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत जिसे हिम का घर, हिम प्लस आलय, है ना, हिमालय संबंधित हुआ कहते हैं, और दक्षिण में विशाल त्रिभुजाकार प्रदेश है। इन दोनों के मध्य में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का विशाल मैदान पाया जाता है। अब हम लोग उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश को ले लें। अब देखिए यहाँ पर समझाया गया है, डायरेक्ट आपको हम सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सब रटने वाली बात है। देखिए आखिर भारत का हिमालय कैसे बना, हिमालय प्रदेश कैसे बना। तो सबसे पहले आदि काल में पूरे विश्व में पूरा जो पृथ्वी था 2 भाग में बटा था। क्या क्या था, पैंथालासा, इसमें उतना नहीं दिया है। देखिए पैंथालासा जो था, पैंथालासा सागर था, क्या था, और पैंजिया क्या था,
पैंजिया महाद्वीप था। अगर समझने के लिए हम देखें तो पूरे गोल पृथ्वी पर दो ही चीज था, एक था हमारा पैंजिया महाद्वीप, क्या था? पैंजिया महाद्वीप। ये सब क्या था? पैंथालासा सागर। आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी के अंदर जब आंतरिक हलचल हुआ, जैसे तो क्या हुआ, पैंजिया का दो भाग में क्या हुआ, बिहार में कट गया, पैंजिया बीच से क्या हुआ, फट गया। तो पैंजिया जब फटा और बीच का जो भाग हुआ, इसका नाम दिया गया टेथिज सागर। मतलब कि एक भूखंड है, माने ऐसे मान चलिए कि एक तालाब है और तालाब में बहुत बड़ा कोई अस्थलीय भाग है, उसका नाम क्या है, पैंजिया, और चारों ओर पानी का नाम क्या है, पैंथालासा। अब पैंजिया बीच से चौरक के टूट गया, तो पहले से तो पैंथालासा सागर था ही, लेकिन बीच में जब टूट जाएगा तो उसमें बीच में पानी नहीं भर जाएगा। जैसे मान लो कि ये भाग स्थलीय भाग है, ये सड़क गया तो बीच में पानी भर जाएगा, इसका नाम क्या था, टेथिज सागर। और टेथिज सागर में मलबा भरने से और गोंडवाना लैंड नीचे के भाग और अंगारा लैंड ऊपर का भाग, जब दोनों दबा तो बीच का मलबा क्या हो गया, ऊपर उठ गया। कभी ऐसे सोचिए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय का निर्माण हुआ है टेथिज सागर में मलबे से। टेथिज सागर जो था वो अंगारा लैंड उत्तर की ओर और गोंडवाना लैंड नीचे की ओर, इसके बीच में दबने से बीच का मलबा क्या होगा, ऊपर के उठ गया। जैसे आटा आप लोग गूंथते होंगे रोटी बनाने के लिए, आटा को फैला दीजिए, दोनों हाथ से दाब दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आटा बीच में क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, नहीं उठ जाएगा। तो ये माना जाता है प्रभाव, या ऐसा माना जाता है कि भारतीय प्लेट, एक और निर्माण है, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, जब दोनों का आपस में टक्कर हुआ तो बीच का भाग क्या हो गया, ऊपर उठ गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत। इस यही जैसे हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पढ़े हो आप लोग, नहीं पढ़े हो, नाम सुने हो, नहीं सुने हो। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यह दुनिया में जितने प्रकार के पर्वत, मैदान, समुद्र, जो भी सब बना है, उसके बारे में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आपको पूरी जानकारी देता है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार भारत का भारतीय प्लेट और उत्तर का यूरेशियाई प्लेट, जब दोनों में आपस टक्कर हुआ, जहां टक्कर हुआ वहां पर टेथिज भूखंड था, तब बीच का भाग ऊपर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। जैसे मान लो कि हमारा ये हाथ है, ये हाथ है, जब नीचे तो दबने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि नीचे तो पूरा और कठोर चट्टान है, तो जब कहाँ उठ जाएगा, ऊपर की ओर। तो जब ये ऊपर की उठे, इसका नाम दे दिया गया हिमालय पर्वत, वो हम फिर बाद में चर्चा करेंगे उसका। तो सवाल आपसे पूछेगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो टेथिज भूखंड से हुआ, अंगारा लैंड मतलब यूरेशियाई प्लेट और गोंडवाना लैंड माने भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये दोनों के टक्कर से क्या बना, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग इसको पढ़िएगा। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल बताएं तो गोंडवाना लैंड सबको तो पता है किससे गोंड जाति से हुआ है। भारत में गोंड जाति पाई जाती है, गोंड एक जनजाति है, ठीक ना, जनजाति है। और गोंड को हम लोग काला रंग से कहते हैं, होता है गोंड का नाच आया है, चाहे उसको गोंड गोंड लोग बोलता है। तो अभी जो मुसहर जनजाति के लोग हैं, जाति के लोग हैं, इनको भी लोग गोंड कह देता है। तो गोंडवाना लैंड ऐसे काले सांवले लोगों से एक बड़ा क्षेत्र था, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नाम पर पड़ा है, जिसे 1870 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूरा वनस्पति शास्त्र ऑफ फिस्ट मेंटल से प्रस्तुत किया गया था। ये पूरा यूपीएससी का नोट्स हो गया, लेकिन आपको शॉर्ट बताते हैं। और गोंडवाना लैंड का जो इलाका है, यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भारत का अधिकांश कोयला कहाँ से लिया जाता है? गोंडवाना लैंड से। जो यही कोयला गोंडवाना लैंड ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। सब सवाल ही है जो भी हम बोल रहे हैं। भारत में अधिकांश कोयला कहाँ से निकलता है? गोंडवाना लैंड प्रदेश से। तो यही चीज है, देखिए दक्षिण में दिया गया है गोंडवाना लैंड और उत्तर में क्या दिया गया है? अंगारा लैंड। अब देखिए तो जान गए प्रस्तुत क्या था, जबकि लारेंसिया का नाम उत्तरी अमेरिका के पर्वत के नाम पर पड़ा है। अंगारा लैंड साइबेरिया क्षेत्र को दर्शाता है, माने यूरेशियाई ऊपरी भाग। अंगारा लैंड शब्द 1880 में ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्विस द्वारा किया गया था। इसका नामकरण साइबेरिया के अंगारा नदी के नाम पर किया गया था। गोंडवाना का नाम किस पर पड़ा? लिख लो एक लाइन पॉइंट।
गोंडवाना लैंड का नामकरण वनस्पति शास्त्री ओ फिस्टमेंटल ने दिया था। गोंडवाना लैंड का नामकरण ओ फिस्टमेंटल ने किया था। यह गोंड जाति के नाम पर रखा गया था। गोंड जाति के नाम पर रखा गया था। गोंड जाति के नाम पर रखा गया था। यह जाति महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से पाई जाती है। यह जाति महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुलता से पाई जाती है। अगला पॉइंट, अंगारा लैंड का नामकरण, अंगारा लैंड का नामकरण साइबेरिया के अंगारा नदी के नाम पर किया गया था। साइबेरिया के अंगारा नदी के नाम पर पड़ा था। जिसे एडवर्ड स्विस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसे एडवर्ड स्विस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एडवर्ड स्विस। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, जो मैंने आपको लिखवा ही देते हैं, जो एकदम वीआईपी है। अगला पॉइंट लिखिए, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिज भूषणती, टेथिज भूषणती के गर्भ से हुआ है। टेथिज लिख देते हैं, टेथिज। भूषणती का इंग्लिश होता है जियोसिंक्लाइन। टेथिज भूषणती के गर्भ से हुआ है। टेथिज भूषणती गर्भ से हुआ है। अगला पॉइंट, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, ऐसे लिखिए हिंदी में, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टक्कर से, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टक्कर से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट, इसका निर्माण मेसोजोइक कल्प या एरा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है मेसोजोइक कल्प, मेसोजोइक कल्प, मेसोजोइक कल्प या इंग्लिश में होता है मेसोजोइक एरा, चाहे युग में हुआ माना जाता है। मेसोजोइक कल्प में हुआ माना जाता है। मेसोजोइक कल्प में हुआ माना जाता है। अगला पॉइंट,
हिमालय का निर्माण 600 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 600 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 150 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच होता रहा है। 150 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच होता रहा है। 150 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच होता रहा है। अगला पॉइंट, हिमालय आज भी अशांत क्षेत्र है। अशांत क्षेत्र है और इसके नीचे भूगर्भिक हलचल होती रहती है। इसके नीचे भूगर्भिक हलचल होती रहती है। अब आपसे कोई सवाल पूछेगा, आप लोग हमेशा न्यूज में सुनते हैं कि हिमालय में हमेशा कहीं ना कहीं भूकंप आते रहता है, है? क्योंकि हिमालय आज भी निर्माणाधीन है। हिमालय के नीचे आज भी जो मैग्मा साइकिल है वो चलते रह रहा है, माने नीचे से धक्का मार रहा है। अब आपसे कोई सवाल पूछ दे कि हिमालय में भूकंप आना कब बंद हो जाएगा? हिमालय में भूकंप आना कब बंद हो जाएगा? ऑनलाइन वाले ही बताएं। तो इसका सीधा सा कारण है कि जब तक हिमालय में ज्वालामुखी नहीं फटेगा। कुकर में आप लोग खाना बनाते हैं, तो कुकर में जब आप लोग खाना बनाते हैं तो सीटी हिलते रहता है, और जब सीटी निकल जाता है पूरा बाफ, तो सीटी क्या हो जाता है? शांत। इसलिए एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहा जाता है। वाल्व कुकर में हैंडल के नीचे होता है ना। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहते हैं। कई बार सवाल पूछ चुका है, क्यों सेफ्टी वाल्व? मनुष्य के पेट में भी अगर गैस होता है और गैस पास हो जाता है तो पेट क्या हो जाता है? शांत। पृथ्वी के अंदर जिस क्षेत्र में गैस नीचे से फॉर्म हो रहा है और गैस बाहर नहीं निकले तो क्या करेगा? ढक 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 करते रहेगा, और जैसे ही गैस बाहर निकल जाए तो क्या हो जाएगा? शांत। हिमालय में ज्वालामुखी फटेगा, और एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब हिमालय में ज्वालामुखी फटेगा तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बसे हुए जितने भी हमारे क्षेत्र हैं क्या हो जाएंगे? तबाह हो सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का एक बड़ा दल मानता है कि हिमालय में जो ज्वालामुखी फटेगा वह चीन की ओर फटेगा, क्युनलुन पर्वत की ओर फटेगा। तो इसलिए भारत में विनाश नहीं के बराबर होगा। ठीक है। अब कुछ सवाल बनता आपसे ये है, एक पॉइंट नीचे और लिखिएगा। हिमालय में सेडिमेंट्री रॉक से हिंदी में बोलते हैं अवसादी चट्टानों की अधिकता है। अवसादी चट्टानों की अधिकता है क्योंकि यह तटीय सागर से बना है। हिमालय में अवसादी चट्टानों की अधिकता है और यह नवीन वलित पर्वतमाला है। और यह नवीन वलित पर्वतमाला, न्यू फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वतमाला है। क्या है जी? नवीन वलित पर्वतमाला है। वलित का मतलब क्या होता है? आपके माथे पर बल पड़ गया, मतलब कि माथे पर क्या हो गया? रेखाएं आ गई। वलित का मतलब ये होता है, ये बलन हो गया है ना। हिमालय में ये क्या है नीचे का? इसको बोलते हैं अभिनति, इसको बोलते हैं अपनति। हिमालय में अपनतियों और अभिनतियों का भरमार है। माने शिखर भी है तो घाटी भी है,
कश्मीर घाटी क्या है? अभिनति है। हिमालय का चोटी क्या है? ऊपर का माउंट एवरेस्ट अपनति है। तो पर्वतों में जब भी हम लोग फिगर से बनाते हैं, ऊपर नीचे बनाते हैं, तो ऊपर वाला भाग क्या रहेगा? अपनति, नीचे वाला भाग अभिनति। अभिनति को घाटी भी बोलते हैं, और घाटी में ही मानव जीवन का क्या होता है? आवास होता है। दून घाटी, कश्मीर घाटी, जितना भी घाटी है, शिमला घाटी में लोग रहते हैं, चोटी पे नहीं रहते हैं। चोटी तो बर्फ ढका रहता है। अब आप ये बताओ कि ऊपर वाले क्षेत्र में घर बनाना आसान होगा कि इसमें आसान होगा? घाटी में। घाटियां जो होती हैं क्या होती हैं? स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। घाटियां जो होता है, पर्वतीय घाटी जो होती है जहाँ लोग रहते हैं, वह स्वास्थ्य के लिए अच्छे से माना जाता है कि जब दिन में गर्मी होता है तो ऊपर से ठंडी हवाएं आना क्या हो जाएंगी? शुरू हो जाएगी। और रात में जब ठंडा होगा तो क्या होगा? घाटी समीर चलेगा और पर्वत को हल्का सा गर्म रख देगा, ऊपरली भाग को। तो घाटी समीर और पर्वतीय पर्वतीय भागों में चलो हम लोग आगे बताएंगे। तो हिमालय के बारे में और जानकारी भी है, टोटल हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि हिमालय को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं? देखिए, नोट कीजिए इसको। हिमालय को हम लोग मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला का नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है जी? ट्रांस हिमालय। नोट कीजिए, ट्रांस हिमालय। उसके नीचे क्या है? ग्रेटर हिमालय, बृहत हिमालय। बृहत हिमालय। इसके बाद क्या है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, या इसे कहीं कहीं हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है? शिवालिक हिमालय, या बाह्य हिमालय भी कहते हैं इसको। शिवालिक हिमालय, या इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य हिमालय, या बाहरी हिमालय। ठीक है। अब ट्रांस हिमालय के भाग कहां है? ट्रांस हिमालय का भाग हम लोग देखेंगे तो आपको हम एक फिगर बना के बताते हैं। अरे छोटा सा समझाते हैं, फिगर बना के देखिए। अब इतना हम लोग आएंगे। ये हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ना। अब जो ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय का एरिया यहां पर है। कहां पर है? ये वाला एरिया है ट्रांस हिमालय। ट्रांस यहां पर है, माने भारत के सबसे उत्तरी भाग में कौन हिमालय है? ट्रांस हिमालय, ठीक ना। इसके नीचे क्या है? ग्रेटर हिमालय। क्या है? ग्रेटर हिमालय। अब ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के मध्य कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। उसका नाम पता है क्या है? काराकोरम रेंज कहाँ है? ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम। तो इस क्षेत्र में कई ऐसी पर्वतीय हैं जिसका नाम है, एक सूत्र बताते हैं, काल जापी। याद रखिएगा, काल जापी। अब का से हो गया काराकोरम, क्या हो गया जी? ल से लद्दाख हिमालय। क्या बोलते हैं इसे? लद्दाख हिमालय। ये क्षेत्र किसका है? लद्दाख का है ना, लद्दाख हिमालय। और जा से जास्कर हिमालय, लद्दाख के नीचे ठीक है। और पी से पीर पंजाल, कश्मीर घाटी। क्या है? पीर पंजाल। नोट कर लीजिए।
उत्तरी हिमालय क्षेत्र में 4 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। 4 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। 4 महत्वपूर्ण श्रेणियां या पर्वत श्रेणियां हैं। पेज नहीं है तुम्हारे पास दूसरा? कॉपी लेके पढ़ने नहीं आया? ठीक है, तो ये हिमालय के जो 4 श्रेणियां हैं कौन कौन? उत्तरी में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब सवाल आएगा कि काराकोरम और जास्कर श्रेणी के बीच कौन सा है? लद्दाख। ऐसे पूछता है सवाल। लद्दाख के उत्तर में कौन श्रेणी है? काराकोरम। काराकोरम के दक्षिण में क्या है? लद्दाख। पीर पंजाल और लद्दाख हिमालय के बीच में क्या है? जास्कर। तो ऐसे ये क्रम से है, उत्तर दक्षिण क्रम से है। तो इस तरह से आपको इसको क्या करना है? याद करना है। अब देखिए कुछ चीजें आपको याद करने लगे, बताते हैं आपको। हिमालय में जितने भी ये मैप हैं, बाल्तोरा ग्लेशियर का है, जोजिला दर्रा का है, नुनकुन का है, लेह का है, लद्दाख का है, ये सब याद करना होता है। ये सारे कहां पर है? तो इसको एक मैपिंग से अलग से हम क्लास ले लेंगे, सब एक ही बार बता देंगे। पूरा मैपिंग एक बार हम खुद हाथ से बना के बता देंगे। अब हिमालय के प्रमुख जो हिमनद है, हिमनद मतलब क्या होता है? ग्लेशियर, माने जहां बर्फ आगे बढ़ता है फिसल फिसल करके। ग्लेशियर का मतलब कि वह क्षेत्र, ग्लेशियर भी एक नदी की तरह होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हिमनद, माने हिम का नदी। और ये ग्लेशियर भी फिसल फिसल आगे बढ़ता है। जब पिघलता है तो उससे कई नदियों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये सारी सियाचिन कहाँ है? काराकोरम में है। सवाल आ जाए कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? काराकोरम। हिस्पारा, माने काराकोरम में आप देखिए कि सियाचिन, हिस्पारा, बियाफो, बाल्तोरा, बातुरा, चोंगोलुम्बा, खारदोपिन इत्यादि 7 जो महत्वपूर्ण है कहां पर है? काराकोरम में है। रीमो और पुनमाह ग्लेशियर कहां है? कश्मीर में। गंगोत्री कुमायूं उत्तराखंड है ना, जिससे गंगा नदी निकलती है। जेमू सिक्किम नेपाल की सीमा पर है। मिलाम कुमायूं में है। और स्थल हिमनद जो है इसका नाम है कश्मीर में, कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम अवस्थित है। तो इस तरह से ये सब सारी जो पॉइंट दिए हैं बाबू, आपको इसको याद करना होगा। अब कोई आपसे पूछे कि हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, सवाल यही आपसे कोई पूछ दे कि हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? हाँ बिल्कुल बोलो, इसमें घबराओ मत। हिमालय एक चाप की भांति, कैसी है? आर्क की भांति है, चाप की भांति है। लिखिए, हिमालय की कुल लंबाई लगभग होता है 2500 किलोमीटर लंबा है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर लंबा है। क्या कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है? अगला पॉइंट, हिमालय के पश्चिमी भाग की चौड़ाई, हिमालय के पश्चिमी भाग की चौड़ाई अधिकतम 580 किलोमीटर तक है। अधिकतम 580 किलोमीटर तक है। अगला पॉइंट,
पूर्वी हिमालय को क्या बोलते हैं? असम हिमालय ही बोलते हैं। पूर्वी हिमालय की चौड़ाई 80 से 150 किलोमीटर के बीच है। 80 से 150 किलोमीटर के बीच है। 80 से 150 किलोमीटर के बीच है। नोट, NOT नोट। हिमालय की चौड़ाई पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। हिमालय की चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। नोट, अगला नोट लिखिए, नोट 2। हिमालय की अधिकांश ऊंची चोटियां मध्य और पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। मध्य और पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। ठीक है। फिर लिखिएगा, हिमालय में वर्षा, पूछता है हमेशा, हिमालय में वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अब नीचे लिखिएगा, हिमालय को राजनीतिक दृष्टि से, हिमालय को राजनैतिक दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। पहला, पश्चिम में कश्मीर या पंजाब हिमालय, ये भाग, इसको बोलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरा, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं, दूसरा है कुमाऊं हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय। और चौथा है पूर्व की ओर असम हिमालय। असम हिमालय। ठीक है। नीचे लिखिएगा, कश्मीर हिमालय सतलज और काली के मध्य स्थित है। सतलज और काली नदियों के मध्य अवस्थित है। यह भी कई बार पूछा है। नहीं, सॉरी, गलती है, यहां पे हो जाएगा सिंधु हो जाएगा। सॉरी, मैंने गलती लिख दिया, यहां पर सुधार लीजिए। हाँ, ये हो गया सिंधु नदी और ये हो गया सतलज। ठीक ना? हाँ, ये है सिंधु और सतलज। कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य है। और कुमाऊं हिमालय जो है
हाँ, अगला पॉइंट, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य अवस्थित है। अगला पॉइंट, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य अवस्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य है। काली और चौथा लिखिएगा असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य अवस्थित है। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य अवस्थित है। ठीक है, दिहांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लिखिए नोट, दिहांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। एक फिगर बनाओ ऐसे याद रखने के लिए। ये है सिंधु नदी, ये है सतलज, ये है काली नदी, ये है तीस्ता, और यहाँ है दिहांग। इसका नाम है पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। उसके बाद है नेपाल हिमालय, और फिर है यहाँ पर असम हिमालय। याद रहेगा आप लोग को हमेशा। देखिए एक ट्रिक है याद करने का, बाद में लिखिएगा। कशिश, क से क्या हो गया, कश्मीर हिमालय, सी से सिंधु सतलज के बीच में। कुश का, कुश होता है ना घास, एक कुश से कुश, तो कुश और कुमायूं सतलज और काली के मध्य। नेकाती, चाहे नेत्रिका लिख सकते हैं, नेत्रिका, ने से नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य। और अदिति असम हिमालय दिहांग और तीस्ता के मध्य। तो ये इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। ऑनलाइन वाले भी सब नोट करते चलें। आपको लिंक में सब भेज दिया जाएगा, आप सब नोट कर सकते हैं नोट्स को।
और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।